हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है टीजीटी साइंस 2025 के लिए हमारी बायोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम वेरियस जो टीजीटी साइंस के एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चाहे वो DSSB का एग्जाम हो, केवीएस का एग्जाम हो, एनवीएस का एग्जाम हो, EMRS का एग्जाम हो या फिर हमारे कंट्री में होने वाला कोई भी टीजीटी साइंस का एग्जाम हो। इससे पहले मैं आपको DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस का 2018 में जो मेल की शिफ्ट हुई थी पहली, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आज हम कवर करेंगे DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस की 29/9/2018 को मेल की जो दूसरी शिफ्ट थी। 2018 में ना हमारी मेल की 2 शिफ्ट हुई थी, जिसमें से एक के क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो दूसरी शिफ्ट हुई थी उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बायोलॉजी से पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म? ह्यूमन बींग्स, टाइगर, रैबिट या फिर जैकल। तो आपको पता है हमारे जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम किस किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? हार्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। तो हार्बीवोर हम उनको बुलाते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए। कार्निवोर हम उनको बुलाते हैं जो मीट पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए, यानी कि दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। और ओमनीवोर हम उनको बुलाते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं, दोनों को अपना खाना बना सकते हैं। तो ऐसे कौन होते हैं? हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं। ठीक है, वो किस कैटेगरी में आते हैं? ओमनीवोरस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टे आर द फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल? तो आपको बताना है क्रिस्टे जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग की वजह से बनते हैं कौन से सेल ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट होते हैं? लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी बॉडी। तो जो हमारे क्रिस्टे होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये सब हमारे सेल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स है उनकी बात हो रही है। तो हमारा जो एक सेल ऑर्गेनल है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल हम बुलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बुलाते हैं। उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो एकदम नॉर्मल होती है, लेकिन जो उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है ना उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और उसी को हम क्या बुलाते हैं? क्रिस्टे बुलाते हैं। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है जिसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट है और उसी लेयर को हम क्या बुलाते हैं? क्रिस्टे बुलाते हैं। इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। ये उस सेल ऑर्गेनल के अंदर भी आता है जिसके अंदर अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिडिल मैन ऑफ द बॉडी? आपकी बॉडी का मिडिल मैन ऑफ द बॉडी कौन बोला जाता है? ब्लड, नर्व्स, वेन्स या फिर लिम्फ्स? तो जो हमारा लिम्फ होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड भी बुलाते हैं, उसको हम मिडिल मैन ऑफ द बॉडी भी बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स सप्लाई द ब्लड टू द लिवर? आपको है ना एक ऐसे ब्लड वेसल का नाम बताना है जो आपके लिवर को ब्लड की सप्लाई करता है। कैरोटिड आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज या फिर हिपैटिक आर्टरीज? तो आपको पता है हमारे लिवर से जुड़े हुए जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके अंदर क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? हिपैटिक वर्ड इस्तेमाल होता है। जब भी कभी आप लिवर की बात कर रहे होते हो तो आप डॉक्टर भी जिसके पास जाते हो वो कौन होता है? हिपैटोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हिपैटिक आर्टरी की बात कर रहे हैं। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैरोटिड आर्टरी जो है वो किसको ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये हिपैटिक आर्टरी है जो क्या करती है? आपके लिवर तक ब्लड की सप्लाई को लेकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? तो कभी कभी ऐसा होता होगा, आप सुबह सुबह है ना पार्क के अंदर घूमने जाते हो और आपको है ना घास के ऊपर बहुत सारी ड्रॉप्स दिखाई देती है। तो आप सोचते हो ये पानी कहाँ से आया? तो वो किस प्रोसेस की वजह से आता है? फोटोसिंथेसिस की वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से, गटेशन की वजह से या फिर एस्टिवेशन की वजह से? तो आपको पता है सुबह सुबह हमारे घास के पौधे के ऊपर आपको ऐसे जो ड्रॉप्स दिखाई देती है वो एक प्रोसेस की वजह से होती है जिसको हम क्या बुलाते हैं? गटेशन बुलाते हैं। ठीक है, वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में पानी जब बाहर आ रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गटेशन बोलते हैं। और वेपर की फॉर्म में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर विच इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज? तो आपको बताना है कि आपका जो नेफ्रॉन है, किडनी के अंदर जो हमारा नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है वहां पर आपको एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको हम क्या बुलाते हैं? लूप ऑफ हेनले बुलाते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बुलाते हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल बुलाते हैं या फिर कलेक्टिंग डक्ट बुलाते हैं। तो अगर आप देखोगे ना अपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को तो वहां पर आपको ये हेयर पिन लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये किसके अंदर दिखाई देता है? लूप ऑफ हेनले के अंदर दिखाई देता है। देखो जो लड़कियां अपने बालों में पिन लगाती है वो कुछ इस तरीके की दिख रही होती है जिसको हम बॉबी पिन बोलते हैं। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले जो है हमारा वो किस स्ट्रक्चर का दिखाई देता है? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारी किडनी का जो नेफ्रॉन है उसके अंदर ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। बॉमिल्स कैप्सूल देखने को मिल रहा है, फिर आपका डिसेंडिंग लिप है, फिर आपका लूप ऑफ हेनले है, फिर आपका असेंडिंग लिप है, डिस्टल टिब्यूल है और बाद में क्या है? आपकी कलेक्टिंग डक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इंटरविरेट्स द टंग। तो मैंने आपको बताया था आपकी जो क्रेनियल नर्व्स है वो टोटल कितनी होती है, 12 होती है, और आपकी टंग को जो इंटरविरेट करती है वो कौन सी है, आपकी 9th नंबर की है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपके पास कितनी क्रेनियल नर्व्स है, टोटल 12 है, और वो 12 किस किस ऑर्गन को इम्पैक्ट करती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये लिस्ट भी आपको याद रखनी है। देखो ये है आपकी 12 क्रेनियल नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसन डिजीज अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। तो बहुत सारे लोग जिनको पार्किंसन डिजीज हो जाती है, एक्चुअली उनका कौन सा ऑर्गन इसकी वजह से इम्पैक्ट होता है, हार्ट पे इम्पैक्ट आता है, ब्रेन पे इम्पैक्ट आता है, लंग्स पे इम्पैक्ट आता है, या फिर किडनी पे इम्पैक्ट आता है। तो पार्किंसन डिजीज एक्चुअली किससे जुड़ी हुई है, हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है। हमारी जो याददाश्त है, हमारी जो बैलेंस करने की कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती चली जाती है। ऐसा किस में होता है, पार्किंसन डिजीज में होता है। तो इसमें कौन इम्पैक्ट होता है, हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अगर आप अपने ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी करना चाहते हो तो आप किस डिवाइस का इस्तेमाल करोगे, ईसीजी का, ईएमजी का, ईईजी का, या फिर ईआईजी का। तो आपको पता है जब भी आपको कभी हार्ट रिलेटेड कोई इशू होता है तो आप किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, और वो आपको ईसीजी कराने को कहते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, लेकिन जब भी हमें ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू होता है तो उसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कराया जाता है, ईईजी बुलाते हैं इसको। इन दोनों का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सर्टेन फिनोमिना इन प्लांट्स। तो प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फोटोसिंथेसिस ऐड ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस जब होती है तो हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, एक बायो प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, और उसको बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो आपके जो प्लांट है उनकी शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही होती है, लाइट की तरफ ग्रो कर रही होती है, और डेफिनेटली सी बात है वो ग्रेविटी से अपोजिट जा रही है, तो वो क्या शो कर रही है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है। ये भी बिल्कुल सही बात है। अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट इज सीन इन पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में आप प्लांट्स की जो रूट है उसकी अपवर्ड ग्रोथ देखते हो। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर प्लांट की अपवर्ड ग्रोथ हो रही है तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म नहीं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है। लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, रेस्पिरेशन एट CO2 टू दी एटमॉस्फेयर। तो ये बिल्कुल सही बात है, चाहे हम रेस्पायर करें चाहे प्लांट्स रेस्पायर करें, क्या रिलीज करते हैं, CO2 को ही वो रिलीज करते हैं। ठीक है, बाकी के स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट है। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म अगर यहाँ पर लिखा होता तो वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होता, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म लिखा हुआ है, इसलिए ये बात गलत है, क्योंकि प्लांट की जो रूट है वो ग्रेविटी में नीचे की तरफ जा रही होती है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। अगर वो अपवर्ड ग्रोथ कर रही है इसका मतलब है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमैटोस्टैटिन्स इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सोमैटोस्टैटिन नाम का जो हार्मोन होता है वो कहाँ पर सिक्रेट होता है, कौन सिक्रेट करता है, अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंग्रेंस ऑफ पैनक्रियास, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंग्रेंस ऑफ पैनक्रियास, डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंग्रेंस एंड न्यूरोफिजिसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको पता है हमारी जो अल्फा सेल्स होती है हमारी पैनक्रियास की, वो क्या सिक्रेट करती है, ग्लूकागॉन को सिक्रेट करती है। बीटा सेल किसको सिक्रेट करती है, हमारे इंसुलिन को सिक्रेट करती है, और जो हमारी डेल्टा सेल होती है वो सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करती है। हमारे पैनक्रियास के अंदर ये तीनों सेल प्रेजेंट होती है, अल्फा बीटा एंड डेल्टा, और ये तीनों किसको रिलीज करती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अल्फा करती है ग्लूकागॉन को, बीटा करती है इंसुलिन को, और डेल्टा करती है सोमैटोस्टैटिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड हैज हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। आपको एक ऐसे ग्लैंड का नाम बताना है जिसके अंदर है ना रीजनरेट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो खुद से है ना दोबारा से ग्रो कर सकता है। जैसे हमारा प्लिनेरिया दोबारा से ग्रो कर जाता है ना, वैसे हमारा ये ग्लैंड भी ग्रो कर सकता है दोबारा से। लिवर, पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड, या फिर सलाइवरी ग्लैंड। तो आपको पता है जो हमारा लिवर है उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है, वो हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी रखता है। अगर आप है ना किसी को अपना लिवर डोनेट करते हो तो आपका है ना 30% अराउंड लिवर उसको दिया जाएगा, और आपका जो 30% डोनेट किया गया था ना थोड़े दिन के बाद वो दोबारा से ग्रो कर जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस ग्लैंड के पास हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रेटेड बाय विच ऑफ दी फॉलोइंग। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज कौन करता है, एड्रीनल मेड्यूला, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो आपको पता है जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है उसको रिलीज करने का काम कौन करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनरेशन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के अंदर रीजनरेशन देखने को मिलता है? हाइड्रा, एस्कैरिस, प्लेनेरिया या फिर अमीबा। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारा जो प्लेनेरिया है उसके अंदर हाईएस्ट रीजनरेशन देखने को मिलता है। अगर आप प्लेनेरिया को है ना कट कर देते हो डिफरेंट 3 पार्ट्स में, हर तीनों के तीनों पार्ट से है ना वो अपने आप में एक अलग अलग प्लेनेरिया बना लेगा, 3 प्लेनेरिया बना लेगा, ठीक है। तो बहुत ही हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है हमारे प्लेनेरिया के पास, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है हमारा प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो हमारे जो ह्यूमंस के अंदर फीमेल होती है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? ओवरीज के अंदर, यूट्रस के अंदर, सर्विक्स के अंदर या फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो जब मैंने आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। हमारी जो ओवरीज है वहाँ से एग रिलीज होता है, मेल्स के बॉडी के अंदर से स्पर्म रिलीज होता है और उन दोनों का फ्यूजन कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ये देखो ओवरी ने क्या किया, ओवा को रिलीज किया और मेल की बॉडी से स्पर्म भी कहाँ पर आ जाता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है और यहीं पर दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, आपस में फ्यूजन होता है। उसके बाद बेबी जाकर इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग पार्चुरेशन इन फीमेल ह्यूमन बींग्स। तो जब है ना बेबी का बर्थ होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। तो किस हार्मोन की वजह से पार्चुरेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाता है? प्रोलैक्टिन की वजह से, ईस्ट्रोजन की वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से या फिर ग्लूकागॉन की वजह से। तो प्रोलैक्टिन जो है वो हमारे मेमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल के अंदर प्रेजेंट हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है यही हमारा पार्चुरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि हमारे यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? ऑक्सीटोसिन की वजह से आते हैं। और इसीलिए ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है पार्चुरेशन के प्रोसेस में। और इस हार्मोन का एक और नाम है मिल्क लेट डाउन हार्मोन। निपल्स के अंदर से दूध जो बाहर निकलता है उसमें किसका रोल होता है? ऑक्सीटोसिन का रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ह्यूमन जीनोम। अगर आप कंप्लीट ह्यूमन जीनोम को स्टडी कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कितने नंबर न्यूक्लियोटाइड्स के देखने को मिलते हैं? 3 मिलियन, 10 मिलियन, 1 बिलियन या फिर 3 बिलियन। तो आपको पता है 3 बिलियन आपको देखने को मिलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स कंप्लीट ह्यूमन जीनोम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जेनेटिक कोड द कोडोन GUG कोड्स फॉर विच अमाइनो एसिड। तो आपको बताना है कि GUG जो है वो किस अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर DNA क्या करता है? पहले mRNA में खुद को कन्वर्ट कर लेता है जिसको हम मैसेंजर RNA बोलते हैं। और उसके बाद हमारा जो mRNA है, उसके बाद जो हमारा mRNA है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब प्रोटीन में जब कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो वो उस कोड को रीड कर रहे होते हैं और कोड के अकॉर्डिंग वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो एक पर्टिकुलर कोड जो है वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए ही कोड कर रहा होता है। तो ऐसे ही आपसे पूछा गया है जो GUG है वो किसके लिए कोड करेगा। तो आपको पता है हमारा जो GUG है वो किसके लिए कोड करता है? मिथियोनिन के लिए, लाइसिन के लिए, वेलिन के लिए या फिर ग्लाइसिन के लिए। तो GUG जो हमारा जो है वो कोड करता है हमारे वेलिन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। यूरे और मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किससे एसोसिएटेड है? जेनेटिक्स से, इवोल्यूशन से, टेक्सोनॉमी से या फिर एनाटॉमी से। तो आपको पता है यूरे एंड मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था वो रिलेटेड था इवोल्यूशन का। अर्थ पर है ना लाइफ की कैसे स्टार्टिंग हुई इसका जो हाइपोथेसिस दिया गया था उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया था यूरे एंड मिलर ने, ठीक है। उन्होंने ऐसी ही कंडीशंस बनाई थी जैसी अर्थ पर उस टाइम हुआ करती थी और उन्होंने बताया कि यहाँ पर लाइफ है वो किस तरीके से स्टार्ट हुई, ठीक है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर इन एन एक्वेटिक फूड चेन। आपको बताना है कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है एक्वेटिक फूड चेन को अगर आप देख रहे हो। फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, जूप्लैंक्टन्स या फिर शार्क। तो आपको पता है हमारी फूड चेन के अंदर सबसे पहले कौन आता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर आता है। तो हमारे जितने भी एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, वो क्या करते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर का रोल प्ले करते हैं, यानी कि खाना बनाने में मदद करते हैं। और फिर जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। और हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स पर फीड करते हैं हमारे जूप्लैंक्टन्स। जब हम एक्वेटिक फूड चेन की बात करते हैं तो वही क्या कहलाएंगे? यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आपसे प्राइमरी प्रोड्यूसर पूछा है कि प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम इज नोन एज। तो आपके जो इकोसिस्टम है आपस में आसपास में दो, उनके बीच में जो केमिकल डिस्टिंक्शन है उसको हम क्या टर्म करते हैं? इकोटोन बुलाते हैं, इकोस्फेयर बुलाते हैं, बायोम बुलाते हैं, फिर इकोक्लाइन बुलाते हैं। तो जो केमिकल डिस्टिंक्शन होता है हमारे एडजेसेंट इकोसिस्टम के बीच में उसको हम इकोक्लाइन टर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ काउ। तो मैंने आपको ना जब फूड इम्प्रूवमेंट टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ पर है ना इंडिजिनस ब्रीड भी बताई थी और एग्जॉटिक ब्रीड भी बताई थी। इंडिजिनस ब्रीड हम उनको बुलाते हैं जो हमारी ही कंट्री में आपको देखने को मिलती है, और जो फॉरेन वेराइटीज़ है उनको हम क्या बुलाते हैं? एग्जॉटिक ब्रीड बुलाते हैं। तो काऊ की आपसे एग्जॉटिक ब्रीड पूछी है, साहिवाल, जर्सी, मुर्रा या फिर फ्रेसवाल। तो साहिवाल, मुर्रा और फ्रेसवाल क्या है? इंडिजिनस ब्रीड है, लेकिन जो हमारी जर्सी है वो कैसी ब्रीड है? एग्जॉटिक ब्रीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज। तो अगर आप अपने इकोसिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करके रख रहे हो तो इसको आप क्या बोलोगे? इकोलॉजिकल बैलेंस बोलोगे, इकोटोन बोलोगे, इकोलॉजिकल निश बोलोगे या फिर इकोस्फेयर बोलोगे? तो आपको पता है जब भी हम किसी जगह पर है ना चीज़ें बिल्कुल वैसे मेंटेन करके रखते हो जैसे वो थी, तो इक्विलिब्रियम जब हम मेंटेन करके रखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकॉर्निया कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो इकॉर्निया जो है उसको आप किस टाइप के प्लांट की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करोगे? हाइड्रोफाइट के अंदर यानी कि जो पानी में रहते हैं, हेलोफाइट यानी कि जो सॉल्टी कंडीशन में ग्रो करते हैं, एपीफाइट यानी कि जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, या फिर जेरोफाइट जो डेजर्ट कंडीशन में ग्रो कर रहे होते हैं। तो आपको पता है इकॉर्निया जो है वो एक एक्वेटिक प्लांट है, तो उसको हम क्या टर्म करेंगे? हाइड्रोफाइट टर्म करेंगे। पानी में आपने बहुत बार ऐसे तैरते हुए देखा होगा इस प्लांट को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इकॉर्निया बोलते हैं। टेरर ऑफ बंगाल भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। और ये क्या है? एक टाइप का हाइड्रोफाइट है क्योंकि ये पानी में ग्रो करता है, एक्वेटिक प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो आपको ऐसे इकोलॉजिकल पिरामिड का नाम बताना है जो हमेशा अपराइट पोजीशन में रहता है। नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी या फिर पिरामिड ऑफ डेट्रीवोर्स। तो आपको पता है जब एनर्जी है ना एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है तो वो हमेशा डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो सिर्फ हमारा जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा अपराइट रहेगा। बाकी के जो हमारे पिरामिड है वो अपराइट पोजीशन में भी हो सकते हैं, दूसरी पोजीशन में भी हो सकते हैं, लेकिन पिरामिड का जो एनर्जी का पिरामिड है वो इकलौता ऐसा पिरामिड है जो हमेशा आपको अपराइट पोजीशन में ही देखने को मिलता है, क्योंकि एनर्जी जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है तो वो हमेशा डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो बहुत टाइम से इस्तेमाल किया जा रहा है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है एलपीजी, सनलाइट, विंड या फिर टाइड। तो जो इनमें से एलपीजी है वो क्या है? हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम विंड भी कन्वेंशनल सोर्स के अंदर आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। लेकिन एलपीजी एंड विंड के अंदर अगर आप देखोगे तो आप मोस्ट कन्वीनियंटली किसको ज़्यादा टाइम से इस्तेमाल कर रहे हो? आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर बहुत टाइम से इस्तेमाल हो रहा है या फिर आप विंड एनर्जी के थ्रू ज़्यादा खाना बनाते हो? अपने घर में ज़्यादा इस्तेमाल किसका करते हो? विंड एनर्जी करते हो? नहीं करते हो। इसलिए इन दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है एलपीजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल आपको बताना है, यानी कि जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सी एनेमोन एंड क्रैब, एल्गी एंड फंजाई, बार्निकल्स एंड वेल्स, ऑर्किड एंड मैंगो ट्री। तो जो है मैंगो ट्री के ऊपर ऑर्किड जो है वो एक एपीफाइट की तरह ग्रो करता है, तो ये म्यूचुअलिज्म शो नहीं करते क्योंकि मैंगो ट्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन जो हमारी एल्गी एंड फंजाई की एसोसिएशन है जिसको हम लाइकन बुलाते हैं, वो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल शो करते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। एल्गी जो है वो खाना बनाती है और फंजाई जो है वो इसको शेल्टर प्रोवाइड करती है रहने के लिए, ठीक है। बाकी के केसेस में सिर्फ एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है एल्गी एंड फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूइड टाइप ऑफ टिश्यू। इनमें से कौन सा टिश्यू जो है वो फ्लूइड टाइप में आता है? ब्लड, कार्टिलेज, बोन एंड एपिथेलियम। तो आपको पता है जो हमारा ब्लड है वो कैसा टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का कंपोनेंट इनमें से कौन है? HCl, HNO3, HCHO, HCO3। तो आपको पता है जब हमारे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं और ऊपर जाकर पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो है ना कुछ एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और जब वो बारिश होती है जिसका पीएच 5.5 से लेस होता है उसको हम क्या टर्म करते हैं? एसिड रेन टर्म करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है, ठीक है।
एक और एसिड प्रेजेंट होता है, उसका नाम आपको मुझे बताना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड, तो इसलिए वो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई डिजीज इज कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट। किस पॉल्यूटेंट की वजह से आपको इटाई इटाई नाम की बीमारी हो जाती है? मरकरी की वजह से, कैडमियम की वजह से, लेड की वजह से, या फिर सिल्वर की वजह से? तो हमारा जो अवर इन्वायरमेंट चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मरकरी की पॉइजनिंग की वजह से आपको होती है मिनामाटा नाम की बीमारी, ठीक है। लेकिन इटाई इटाई की किसकी वजह से होती है? कैडमियम की वजह से होती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, मैंने आपको अवर इन्वायरमेंट में भी ये बात बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इनमें से कौन सी बीमारी आपको गंदा पानी पीने की वजह से होती है, या फिर आपके पानी में मिलावट है इस वजह से होती है? टीबी, लेप्रोसी, टाइफॉइड, या फिर HIV। तो आपको पता है जो हमारा टाइफॉइड होता है ना, जो हमें सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, तो वो गंदा पानी पीने की वजह से होता है। गंदे पानी के अंदर सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया घूम रहा होता है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो हमें क्या हो जाता है? टाइफॉइड हो जाता है। टीबी हमें किसकी वजह से होती है? एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलोसिस जिसको हम बुलाते हैं, ठीक है। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि लेप्रोसी किसकी वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन दैट सराउंड विच सेल ऑर्गेनल। तो कौन से सेल ऑर्गेनल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका नाम टोनोप्लास्ट है? प्लास्टिड, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, या फिर वैक्यूल्स। तो आपके जो वैक्यूल्स है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बुलाते हैं? टोनोप्लास्ट बुलाते हैं। तो हमारे वैक्यूल्स की आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कन्वेंशन वाज फॉर्म टू रेगुलेट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डियस केमिकल्स। तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो है ना बहुत ही हजार्डियस होते हैं, बहुत हजार्ड क्रिएट कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उनका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए हमने एक ग्लोबल कन्वेंशन रखी थी, उसका नाम आपको बताना है। मैंने आपको आवर एनवायरनमेंट टॉपिक के अंदर एक कन्वेंशन वाला टॉपिक कराया जिसके अंदर मैंने सारी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन आपको कराई हैं। तो रोटरडैम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टोक्यो कन्वेंशन, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल। तो आपको पता है हमारे केमिकल से रिलेटेड जो कन्वेंशन थी वो थी हमारी रोटरडैम कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ पर स्टैब्लिश्ड है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, स्विट्जरलैंड में, या फिर लंदन में? तो IUCN का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। वहाँ पर एक जगह का नाम है ग्लैंड, ठीक है, वहाँ पर ये प्रेजेंट है, ठीक है। ग्लैंड एक सिटी का नाम है स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो जो अवर एनवायरनमेंट टॉपिक है उसके अंदर जब मैंने आपको ग्लोबल कन्वेंशन वाला टॉपिक कराया था उसी के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेज भी कराए थे। तो आपको बताना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है? 5 जनवरी, 3 मार्च, 15 अक्टूबर, या फिर 5 जून? तो आपको अभी तक बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम मनाते हैं 3 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयरिंग ऑफ अर्थवॉर्म इज एसोसिएटेड विद। अगर आप अर्थवॉर्म की रेयरिंग कर रहे हो तो ये किससे एसोसिएटेड है? वर्मी कल्चर, सेरीकल्चर, एक्वा कल्चर, या फिर एग्रीकल्चर? देखो अगर आप क्रॉप्स को उगा रहे हो तो उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। अगर आप एक्वेटिक एनिमल्स की रेयरिंग कर रहे हो, एक्वेटिक प्लांट्स की रेयरिंग कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वा कल्चर बोलते हैं। अगर आप सिल्क वॉर्म की रेयरिंग कर रहे हो इसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। लेकिन अगर आप अर्थ वॉर्म की रेयरिंग कर रहे हो, अर्थ वॉर्म्स पाल रहे हो तो उसको हम क्या बुलाते हैं? वर्मी कल्चर बुलाते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे रेड वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स, ठीक है। और इनसे जो खाद बनती है उसको हम क्या बुलाते हैं? वर्मी कंपोस्ट बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबेसिया डाइवर्जेंस इन कैटल इज ट्रांसमिटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? हाउस फ्लाई, टिक्स, मॉस्किटो, या पिक्स? तो बेबेसिया डाइवर्जेंस नाम की जो बीमारी है जो कैटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फैल जाती है उसको ट्रांसमिट करने का काम कौन करते हैं? तो हमारी जो टिक्स होती है वो इसको फैलाने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्ट इज अ डिजीज ऑफ विच क्रॉप? कौन सी क्रॉप के अंदर ब्लास्ट नाम की बीमारी लग जाती है? वीट के अंदर, कॉटन के अंदर, पैडी के अंदर, या फिर शुगर केन के अंदर? तो जो हमारी चावल की फसल होती है ना, ठीक है, तो उसके अंदर है ना ये ब्लास्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये देखिए जो चावल है उसकी पत्तियां है ना इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या है? आपकी क्रॉप पर किस बीमारी का अटैक हो गया है? ब्लास्ट नाम की डिजीज ने आपके प्लांट को अटैक कर दिया है, ठीक है। चावलों में लगती है ये बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज मोस्टली ट्रीटेड विद क्लोरीन। आप क्लोरीन से क्यों ट्रीट करते हैं अपने पानी को? टू इंक्रीज द डिजोल्व ऑक्सीजन, टू इंक्रीज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टू डिक्रीज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म?
ठीक है। तो हम है ना क्लोरीन अपने पानी में क्यों डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो सब मर सके। ठीक है। और ये BOD, COD, DO ये सारे टर्म भी मैंने आपको अवर एनवायरमेंट टॉपिक के अंदर कराए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एंड की फैक्टर इन द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का सबसे की फैक्टर कौन सा है, सॉइल, ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स या फिर एनर्जी फ्लो। तो हमारे इकोसिस्टम के अंदर है लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट भी बहुत है, लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर की अगर बात करें वो है एनर्जी फ्लो। ठीक है। अगर एनर्जी फ्लो नहीं होगा तो हमारा इकोसिस्टम किस तरीके से सर्वाइव कर पाएगा। आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि आपके 40 में से कितने मार्क्स आए। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।